एंड इट्स टाइम। सो देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हाई लेवल में बहुत इंपॉर्टेंस देता है। लाइक बीएससी, एमएससी यानी इवन आप रिसर्च करना चाहते हैं या बहुत इन जनरल भी नर्वस सिस्टम और अपने बॉडी के बारे में या अपने ब्रेन के बारे में या आप कैसे फंक्शन करते हैं के बारे में अगर अवेयर होना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इसलिए अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। इनफैक्ट ये मेरा एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। तो ट्रस्ट मी, अगर ये टॉपिक आप मेरे साथ पढ़ लेंगे आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड इनटू द न्यूरोट्रांसमीटर, कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वी शुड नो अबाउट नर्वस सिस्टम अ बिट। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, हमारे नर्व्स आते हैं। और बट जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, ये है न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन क्यों? क्योंकि ब्रेन ने तो चलो एक मैसेज दे दिया, बॉडी को कमांड दे दिया। जैसे हम जानते हैं ब्रेन हमारा कमांड सेंटर होता है, उसने कमांड दे दिया, बट वो कमांड आगे ट्रांसमिट कैसे होगा, राइट। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टास्क के लिए। ये न्यूरॉन वेराइटीज ऑफ टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, स्यूडो यूनिपोलर हो गया, यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर जो होता है वो आइज में पाया जाता है, आइज में। और इसी तरीके से इनके शेप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के लिए स्पेसिफिकली होते हैं। जैसे मल्टीपोलर जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज ब्रेन बहुत सारी स्टिमुलस एक साथ भेजता है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, इसलिए इसके डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वेराज आइज का अपना अलग होता है। इतनी डिटेल में नहीं चाहेंगे, हम बेसिक फंक्शन देखते हैं। तो हमको इसके पार्ट्स पता है कि एक डेंड्राइट होता है, ठीक है, ये एक्सॉन होता है। इन्हीं दोनों का एक्चुअल मेन केस है कि ये मान लो एक का एक्सॉन है, ये एक का डेंड्राइट है। अब इसके बीच में जो गैप होता है वो सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। दैट वी कॉल साइनैप्स एंड इट्स क्लेफ्ट को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहीं पे हमारे न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं और यहीं से हमारा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि एक नर्व सेल होता है, उसका डेंड्राइट होता है, उसका एक्सॉन होता है। उन दोनों के टिप का जहाँ जॉइनिंग होता है, जहाँ वो साइनैप्स बनाते हैं, वहाँ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। बस अभी इतना याद रखना है, अभी इसके आगे नहीं जाना। ठीक है, तो देखते ही होता कैसे। बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और है कि चलो ठीक है, हमको ये पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे आते हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कुछ नहीं, वो एक सिंपल केमिकल्स है। ठीक है, अब केमिकल है तो केमिकल रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्ट करेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बस उसी तरीके से होते हैं। अब क्योंकि ये एक मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, केमिकल मैसेज। that transmit a message from a nerve cell across the synapse to a target cell. सिंपल। अभी कैसे होता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन ने देखा कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कमांड देगा बॉडी को कि सुनो, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा है बाहर की वजह की वजह से, इसको तेज करो। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अल्टीमेटली रिलीज होना है बॉडी में, ये एक टास्क है। लेकिन ये रिलीज कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। तो ये मैसेज थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड तक ही क्यों पहुंचेगा, ये भी तो क्वेश्चन है। वो कहीं और भी तो जा सकता है, हो सकता है वो किडनी पे चला जाए। अब कोई रास्ता तो है नहीं स्पेसिफिकली कि जा रहा है तो सामने थायराइड ग्लैंड ही आएगी, कुछ और नहीं आ सकता। पिट्यूटरी आ गई तो पिट्यूटरी तो और पास है, तो थायराइड ही पे क्यों जाएगा।
क्योंकि इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी ऐसे कोई भी नहीं रिलीज हो जाता है, एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही चिपकेगा, जिसका रिसेप्टर सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे ही पाया जाएगा और कहीं नहीं। इसलिए आप देखते हैं जब आप मेडिसिन लेते हैं जाती तो सब पेट में, पर अलग अलग जगह क्यों एक्ट करती है, इस रिसेप्टर वाली टेक्निक की वजह से ही। और उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर गया, इस रिसेप्टर के ऊपर चिपका, एंड देन इस ग्लैंड ने थायरॉक्सिन हार्मोन अल्टीमेटली रिलीज कर दिया। तो बेसिकली इसका टारगेट क्या हुआ, टारगेट सेल जहां ये एक्शन कर रहा है ये हुआ। एक मिनट, ये थायराइड ग्लैंड हुई तो ये इसका टारगेट सेल हो गई। ठीक है, अभी इसको डिटेल में और समझेंगे, बट अभी इतना ही कि टारगेट सेल क्या होता है ये बताने के लिए। तो टारगेट सेल कुछ भी हो सकता है, एक मसल हो सकता है, ऑफ कोर्स मसल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, कभी आपको चाहिए मसल डेवलप हो तो मसल के ऊपर सिग्नल जाएगा तभी तो होगा ना, मसल में कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मसल को ब्रेन से स्टिमुलेट जाता है। और ग्लैंड सेल का मैंने आपको बताया। तो ये सब ट्रांसमिशन कैसे होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है, कि केमिकल्स जाते हैं और वो बताते हैं कि ये मैसेज है, लिसन, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर जो ब्रेन रिलीज करता है और हमारे टारगेट सेल पे जाता है और ट्रांसमिट हमारे नर्व सेल्स करते हैं। अब ये करते कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझ में आएगा। पहला, एक्शन पोटेंशियल रीचेस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ओके। सो सेकंड, पहले हमने देख लिया कि एक्शन पोटेंशियल सिग्नल भेज दिया कि एक स्टिमुलस, एक मैसेज सेंड होना है कहीं, तो एक स्टिमुलस जनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे नर्व सेल में वो सिग्नल ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। अब जब ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो फिर क्या होता है, जैसे ब्रेन ने सिग्नल दिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल ओपन चैनल्स अलाउइंग कैल्शियम इनटू सेल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलराइजेशन होता है, ये चार्ज होता है नर्व सेल में। जब एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल को हिट करता है, ये डीपोलराइज होते हैं, ये चेंज हो जाता है, नेगेटिव अंदर से तो पॉजिटिव अंदर हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव अंदर थे तो पॉजिटिव बाहर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अभी क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि कैल्शियम आयन बाहर हैं उनका कंसंट्रेशन अंदर कम हो, इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आए, यानी अंदर आए। बेसिकली ये सब इसलिए होता है ताकि कैल्शियम आयन अंदर आए नर्व सेल के। अब आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम आयन अंदर क्यों आए, बिकॉज कैल्शियम आयन का बहुत क्रूशियल रोल है। क्या रोल है, कैल्शियम ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम वेसिकल्स, यानी जो वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं ना, इनको बाहर निकालने के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ये है वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर्स में भरे हैं, ये एक गुब्बारा है मान लीजिए, और इसके अंदर पानी भरा है। अब गुब्बारे पे आपने क्या मारी, पिन, तो क्या होगा, गुब्बारा फटेगा और सारा पानी बाहर। एग्जैक्टली वैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर का वेसिकल है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सुई है हमारी कैल्शियम, ये पड़ी न्यूरोट्रांसमीटर पे और न्यूरोट्रांसमीटर सारे बाहर। ठीक है, तो ये कैल्शियम आया और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर। ये अब क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो डेंड्राइट जिस दूसरे वाले सेल पे ये ट्रांसफर करना है, उसके रिसेप्टर साइड से बाइंड हो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। इट इज नथिंग, प्री मतलब ये साइनेप्स, साइनेप्स से पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट,
बस ये ऐसे सेल के नाम है सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके रिसेप्टर साइट पे आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाते हैं। वो बाइंड होके क्या करते हैं, बाइंड होते ही ये चैनल को ओपन करते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से है वो यहाँ जा सके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अंदर गया वो आगे को बढ़ेगा, फिर एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल, ऐसे चलेगा। बट अब न्यूरोट्रांसमीटर तो बाइंड हो रखे हैं रिसेप्टर से, तो क्या ये हमारा सेल हमेशा एक्टिव रहेगा? ऐसे तुम्हारी सेल फैटिग हो जाएंगे और डेड हो जाएगी? तो नहीं। जब न्यूरोट्रांसमीटर का काम हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर ने चैनल खोल दिए, पोटेंशियल आगे बढ़ गया, तब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट सेल में जाती है। पहले तो चैनल ओपन होता है, फिर नेक्स्ट सेल में एक्शन पोटेंशियल जाती है, उस पर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या तो वो वापस उस प्री साइनेप्टिक सेल के अंदर आके वापस वेसिकल में बंध जाते हैं, या फिर वहीं डीएक्टिवेट होके खत्म। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का बेसिकली अब थोड़ा सा रोल समझ में आया कि वो एक एक्शन पोटेंशियल को इधर से उधर जाने के लिए और स्पेसिफिक लोकेशन से स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाने के लिए यूज होता है। अब इतनी चीजें क्लियर हुई। अभी हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। सो बेसिकली अब ये है कि डिस्कवरी क्या थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि 20th सेंचुरी तक सबको ये लगता था साइंटिस्ट को कि जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर या नर्व्स में जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से। बट बाद में हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी टिश्यू की एग्जामिनेशन हमारे रेमन केजल सर ने की, और उन्होंने बताया कि नहीं, कि इसके जो गैप बिटवीन होता है न्यूरॉन्स में जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, पहले उन्होंने वो डिस्कवर किया, बताया कि फिर उस गैप के थ्रू कुछ केमिकल्स इधर उधर जाते हैं और फिर इस तरह का ट्रांसमिशन होता है। तो बेसिकली डिस्कवरी इस तरह की। आपको ये नोट्स चाहिए रहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको कहीं प्रोवाइड करा दूंगी इफ यू गाइस वांट इट। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ना बहुत टाइप के होते हैं। देखो पहले तो ये केमिकल है, तो यानी केमिकल बेसिस पे ही डिवाइड हुए होंगे। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही। तो उस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है अमीनो एसिड, जिसके एग्जाम्पल है ग्लूटामिन, ग्लाइसिन। डोंट वरी, ये भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे करता है। और कुछ है हमारे अमीन्स के, जो कि जैसे डोपामिन हो गया, नॉरेपिनेफ्रिन, पेप्टाइड्स, इस तरह के। और कुछ गैसेस भी हैं, सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला आया बायोजेनिक एमीन टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये कैटाकोलामाइंस को इंक्लूड करते हैं। अब कैटाकोलामाइन में एक रिंग होती है कैटाकोल की, जिसमें एक अमीनो ग्रुप लगा होता है NH2 करके। बस ये होता है कैटाकोलामाइन का। और उसका एग्जाम्पल क्या है, डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये जो होता है ये केमिकल बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। दूसरा होता है अमीनो एसिड टाइप, जिसमें अमीनो एसिड की चेन होती है, उसमें ग्लूटामेट आता है, गाबा आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इसका क्या यूज होता है, कैसे होता है, डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये इन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। एड्रेनालिन का नाम आपने सुना होगा हार्मोन के रूप में, बट ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और ये तब किडनी से नहीं, ये ब्रेन से रिलीज होता है। इसका फंक्शन हम देखेंगे। नॉरएड्रेनालिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये फाइट फ्लाइट और के लिए काम आता है एड्रेनालिन। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब आप सोचते हैं कि हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, इसकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली हो सकती है। डोपामिन प्लेजर, आपको खुशी होती है, अच्छा लगता है। सेरोटोनिन जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसकी वजह से ही होता है। ये ज़्यादा हो गया तो मूड अलग, कम हो गया तो मूड अलग, उस वाले न्यूरोट्रांसमीटर हब से रिलीज नहीं हुआ तो मूड अलग। तो सेरोटोनिन बहुत मूड स्विंग्स करता है। गाबा कामिंग, मतलब अब नींद बहुत अच्छी आती है,
रिलैक्स रहते हो, मतलब सोते ही रहते हो, तो गाबा बहुत ज़्यादा है। नहीं होता तो नहीं है। एसिटाइलकोलिन लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर जो भी आपका आई एम श्योर बहुत एक्टिवेटेड होगा। ग्लूटामेट मेमोरिक न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही, बट ये एक्टिव बहुत रखता है। तो अगर आपको नींद रात में एकदम से खुल जाती है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, रीजन ये भी हो सकता है। एंडोर्फिन यूफोरिया, ये भी बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है, आपको एक्साइटमेंट देता है, ठीक है, बहुत मजे आ रहे हैं आपको लाइफ में, या बहुत कोई काम करने में एडवेंचरस लग रहा है, एंडोर्फिन इज द रीजन। तब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं एक स्टूडेंट की तरह। तो ओके, सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और बहुत मजा आएगा ट्रस्ट में। ये देखो, एसिटाइलकोलिन क्या होता है ना, एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका रोल हमारे अटेंशन, लर्निंग और रिमेम्बर पावर में होता है। एसिटाइलकोलिन के जो सेल्स होते हैं वो एक न्यूक्लियाई की कलेक्शन में हमारे ब्रेन स्टेम में होते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब समझ रहे हो, जो बेसिलस होता है, यहाँ ब्रेन है, इधर ही हमारे नेक है, इधर ये जो ब्रेन, इस वाले एरिया को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहाँ न्यूक्लियस के ऐसे ऐसे गुच्छे होते हैं और वो न्यूक्लियाई ही इस एरिया से लर्निंग, अटेंशन, रिमेम्बर, इसलिए बोलते हैं ना यहाँ पीछे मत मारो छोटा दिमाग है, यहाँ पे वो न्यूक्लियाई होते हैं जो स्पेसिफिकली इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, और उसको बोलते हैं हम ये सब्सटेंशिया इनोमेटा। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो उस हब को, उस एरिया को स्पेसिफिकली जहाँ से ये रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं सब्सटेंशिया इनोमेटा। जैसे सब्सटेंशिया नाइगर डोपामिन के लिए होता है, वो अलग बताएंगे। तो बेसिकली समझ में आया कि जो ब्रेन का जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और ये हमारी लर्निंग, रिमेम्बरेंस और अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। टग, इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो हर एरिया में ब्रेन के लिए फैले होते हैं। आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन जो होता है, मतलब लर्निंग एबिलिटी हमारे ब्रेन के लिए हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम डांसिंग कर रहे हैं, चाहे हम साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, इवन हम रिलेशन में हैं, किसी ह्यूमन के साथ हैं, तो लर्निंग एबिलिटी और अटेंशन हर चीज़ में ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे पूरे ब्रेन की फंक्शन को कंट्रोल होना होता है। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि ये हर जगह जाए। तो एसिटाइलकोलिन के जो भी सेल्स हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे, यानी रिसेप्टर्स हर जगह मिलेंगे, बट रिलीज वो स्पेसिफिक हब यानी ब्रेन स्टेम के पास से होगा। तो इतना समझ में आया एसिटाइलकोलिन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, अटेंशन, लर्निंग, रिमेम्बरेंस कहाँ से रिलीज होता है, ब्रेन स्टेम के पास से, सब्सटेंशिया इनोमेटिया से, इसके सेल हर जगह एक्सटेंडेड है। इतना क्लियर हुआ? अभी देखते हैं आगे। तो एज आई सेड कि लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए रिसर्च करना है आपको, तो आपका ये वाला, आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर जितना ब्रेन में एक्टिवेट होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी एबिलिटी हो पाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑफ दैट। तो एक बार फिर से देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है। तो एसिटाइलकोलिन बोथ हमारे ब्रेन में और हमारे बाहर, ब्रेन के बाहर आप बहुत अच्छे से एक्ट करता है, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस, सच एज अटेंशन, लर्निंग एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इवन क्रिटिकल सिग्नलिंग हमारी नर्व्स और मसल्स के बीच में भी। ऑब्वियसली देखो आप, जैसे मान लो आपने देखा होगा बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर पे हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, आर्मी है, ठीक है, अटेंटिव रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता? एकदम से अगर आप पे अटैक हो जाए तो आपके हाथ पैर चलने चाहिए। कई लोग होते हैं एकदम से अटैक हो जाए वो एकदम फ्रीज ही खड़े रहते हैं, कुछ एक्ट नहीं कर पाते,
बट कई लोग होते हैं वो सामने से रिस्पॉन्स दे देते हैं और इवन बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो उसकी वजह कि एसिटाइलकोलिन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव वे में रिलीज हो रहा है, तभी वो नर्व्स और मसल्स के बीच में अच्छे सिग्नल हो रहा है कि तुरंत ब्रेन ने एक्शन बोला और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। तो उसके पीछे एसिटाइलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट वन, प्लेजर हार्मोन डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन भी है, बट जब ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक हब है सब्सटेंशिया नाइग्रा। आई होप आपको विजिबल हो गई है वर्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि ये हमारी कौन सी फैमिली से आता है। ये हमारी अमीन फैमिली से आता है जिसमें नॉरेपिनेफ्रिन भी आती है, ठीक है। और अनलाइक ग्लूटामाइन गाबा जिसके सेल्स पूरे बॉडी में, पूरे ब्रेन में थ्रू आउट फैले होते हैं, डोपामिन के सेल्स हब्स में फैले होते हैं, स्मॉल कलेक्शन में। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन छोड़ो, मान लो ये लखनऊ हो गया, ठीक है। और लखनऊ में एक है ये सदर कैंट, या फिर नहीं, इसका भी एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा इंडियन आर्मी के बारे में, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। इंडियन आर्मी के कमांड्स होते हैं, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, सदर्न कमांड। ये कमांड्स होते हैं, अलग अलग एरिया में बने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ से हमला हो तो सदर्न कमांड एक्ट करे, इधर वेस्ट से हमला हो तो वेस्ट कमांड एक्ट करे, ईस्ट से हो ईस्ट कमांड एक्ट करे। होता है ना। उसी तरीके से पूरे ब्रेन में डोपामिन के सेल्स हर जगह ऐसे नहीं फैले होते, गाबा और ग्लूटामेट के फैले होते हैं। तो डोपामिन के कैसे होते हैं? डोपामिन के न्यूक्लियाई का हब होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये देखो, ये एक हब, इधर से डोपामिन निकलेगा, ये एक हब, इधर से डोपामिन निकलेगा, ये एक हब, इधर से डोपामिन। इन्हीं हब्स के नाम भी होते हैं उनकी लोकेशन पे। उन्हीं में से एक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सॉरी, मैं माउस से लिख रही हूँ इसलिए बहुत खराब है राइटिंग है, आई एम श्योर, इसलिए टेक्स्ट मैंने दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। नाइग्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताती हूँ। देखो, पहले तो ये मिड ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक है, वेंट्रल टेगमेंटेड एरिया और सब्सटेंशिया नाइग्रा के थ्रू। ऑल्दो जो सेल्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं, उनकी सेल बॉडीज लोकेटेड उनके विद इन स्पेशलाइज्ड डोपामिन हब में होते हैं, उनके एक्सॉन्स। बट जिनका प्रोजेक्शन होता है ना, यानी जो वो सेल बॉडी जहाँ बाहर निकली होती है वो दूसरे ब्रेन सेल से भी कनेक्टेड होते हैं, एक गुच्छा जैसा, मैस जैसा बनाता है, एक दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से, पूरे ब्रेन में कनेक्टेड होते हैं। बट जो स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक ही जगह होते हैं, कनेक्शन उनके आगे आगे जाते हैं। इन दिस वे वो पूरी अपनी एफिशिएंसी पूरे ब्रेन में दिखाता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखते हैं कि हाउ डोपामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ब्रेन। तो पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर इज डोपामिन स्ट्रक्चर, जिसे हम कैटाकोलामाइन बोलते हैं। तो कैटाकोलामाइन में कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक बेंजीन रिंग होती है, जिस बेंजीन रिंग में ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, और उसके साथ जब ये इथाइल के साथ एक अमीन ग्रुप लगा होता है तो इसको कैटाकोलामाइन बोलते हैं, क्योंकि ये कैटाकोल की एक रिंग और ये एक अमाइन का एक ग्रुप, ठीक है। और उसी का एग्जाम्पल है डोपामिन। डोपामिन की एक खासियत ये है कि डोपामिन जो है अपने एक प्रिकर्सर केमिकल से बनता है, यानी कि डोपामिन होने से पहले एक प्रिकर्सर केमिकल हमारे ब्रेन में पाया जाता है जो बाद में कन्वर्ट होकर डोपामिन बनता है। उस प्रिकर्सर को हम बोलते हैं एल डोपा, ठीक है। और वो क्या होता है, एक एंजाइम से कन्वर्ट होता है डोपामिन में, जो सेम एंजाइम सेरोटोनिन और हिस्टामिन को भी कन्वर्ट करती है उनके प्रिकर्सर से। तो वो एंजाइम क्या है? एरोमेटिक एंजाइम है, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी एल अमीनो डीकार्बोक्सिलेज, जिसे हम डोपा डीकार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, ठीक है।
तो जो डोपामीन है उसका प्रिकर्सर क्या है, एल डोपा, और वो एक एंजाइम से कन्वर्ट होता है। आगे देखते हैं डोपामीन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन? सो बिकॉज डोपामीन जो होता है एक न्यूरो केमिकल मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, तो वो बहुत सारे एरिया में हमारे ब्रेन के पाया जाता है। ऑल्दो हम डोपामीन को एक हैप्पी हार्मोन की तरह जानते हैं, लेकिन उसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और फंक्शंस भी हैं ब्रेन में। जब वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि जब डोपामीन एक हार्मोन है और जब डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो डिफरेंस क्या है। बिकॉज ये एक क्रूशियल क्वेश्चन है कि जब हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह वो रिलीज हो रहा है, वही सेम केमिकल, और जब हमारे ब्रेन से वो रिलीज हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है उसमें। तो देखो, जब डोपामीन का ये सेवरल हब्स मैंने बताए हुए थे ना, तो उसमें जो एक मेन है वेंट्रल टेगमेंटेड में, जो प्रोजेक्ट करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस एक्यूमिनस। बस कुछ नहीं, इसका मतलब है जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब है ब्रेन का, वहां पे पाया जाता है। और सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो हमारे बेसिल गैंग्लिया के पास पाया जाता है। मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखाऊंगी कि ये हब्स कहाँ होते हैं। तो अच्छा, इसमें पकड़ने वाली बात ये है कि ये जो डिफरेंट हब्स होते हैं ना, इन सब डिफरेंट हब से रिलीज हुआ डोपामिन एक जैसा नहीं काम करता, अलग अलग काम करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। जैसे अगर ये एक हब है, तो इस हब से जो डोपामिन निकलेगा, अगर वो हैप्पीनेस पे काम कर रहा है, तो इस हब से जो निकलेगा वो इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करेगा। दोनों अलग अलग फंक्शन करेंगे, इसलिए हर डोपामिन का हब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो एक इंपॉर्टेंट हब, मैंने जैसे स्टार्टिंग से बता रही हूँ, बताया था, उससे जो डोपामिन निकलता है वो हमारे इमोशनल कॉग्निटिव मूवमेंट डिस्टर्बेंस को डिस्प्ले करता है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज होती है वो इसी की वजह से होती है। यानी जब इस पर्टिकुलर हब से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, ये देख सकते हैं, ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ डोपामिन रिलीज फ्रॉम दिस हब। सो दिस हब यानी सबस्टेंशिया नाइग्रा से पर्टिकुलरली, ये दूसरे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से अगर वो रिलीज होना बंद हो गया तो नहीं होगी, लेकिन अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा से रिलीज होना बंद हो जाती है डोपामिन, तो पर्सन को पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। इसलिए आप समझते हैं कि सिर्फ डोपामिन जो एक हैप्पीनेस का हार्मोन माना जाता है, वो सिर्फ हार्मोन हैप्पीनेस का नहीं है, वो पार्किंसन जैसी डिजीजेस भी कॉज करता है अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर है और जब वो हार्मोन है। अब मेजर फंक्शन डोपामिन के रिवॉर्ड, लर्निंग, प्रिडिक्शन, यानी जाहिर सी बात है जो हार्मोन का भी एक फंक्शन है, वो क्वालिटी भी है इसमें, कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो आपको खुशी होती है उस रिवॉर्ड से। वो खुशी डोपामिन की वजह से, वो कैरेक्टर ह्यूमन में डोपामिन की वजह से है। प्रिडिक्शन, मनी, फूड, प्लेजर, सक्सेस और रिवॉर्ड, ये सब जो खुशी हमें इस सब की वजह से मिलती है। मनी का जो प्लेजर मिलता है, फूड से हमें खुशी मिलती है, सक्सेस से हमें मिलती है, जो फ्यूचर में आने वाली हम इमेजिन करके खुश होते हैं, वो सब डोपामिन की वजह से होता है। आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा, दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये है वो डोपामिन का न्यूक्लियस हब, जहां से अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोपामिन क्रिएट नहीं हुआ, तो पर्सन को पार्किंसन डिजीज भी हो सकती है। और हमने आपको बताया रिवॉर्ड, लर्निंग, प्लेजर, मोटर फंक्शन, कंपल्शन, परसिवरेंस, सेरोटोनिन में भी मूड, मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्लीप, कॉग्निशन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हैप्पी है, एक्साइटेड है, टेंडर है, स्केर्ड है, एंग्री है, तो ये सब किसी ना किसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से है, या फिर किसी की ना होने की वजह से है। जैसे अगर डोपामिन नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है कि पर्सन सैड होगा, एंग्री होगा, थोड़ा खराब मूड होगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, आप सोचिए, आप पूरी तरीके से सिर्फ एक चंद केमिकल्स के कंट्रोल में है। सो नेक्स्ट बात करते हैं नॉरएड्रेनालिन। ये मुझे पर्सनली काफी पसंद है ये न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक जॉइंट हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि इसमें एपिनेफ्रिन भी है, एड्रेनालिन भी है।
जिसे हम एड्रेनलिन बोलते हैं, उसकी तरह भी काम करता है, एक हार्मोन की तरह भी, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी। ठीक है, ये ब्रेन और बॉडी दोनों पे काम करता है। जनरली इंपॉर्टेंट होता है मोबिलाइजिंग फॉर एक्शन, वही फाइट फ्राइट। रिस्पॉन्स आपका कितना अच्छा है, आप देते हैं ना कि लोगों का टेस्ट किया जाता है कि रिस्पॉन्स कितना है उसमें, वो पर्सन कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। किसी की बहुत शार्प ब्रेन होता है, बहुत इजीली जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ नहीं देते। बेसिकली बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बाहर के चेंजेस से और सिचुएशन में जैसी भी डिमांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्नेक को देख के उछलेंगे, सिचुएशन है एक, बाहर सर्दी पड़ रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आप खुद सिकुड़ जाएंगे। बाहर गर्मी पड़ रही है, आप पानी से नहाएंगे, पानी डालेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि रात हो रही है, आपको नींद आने लगेगी। तो सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से, जैसे गर्मी हो रही है तो आपकी बॉडी स्वेट करने लगती है अपने आप थोड़ा ना बोलते हैं कि आप स्वेट करना स्टार्ट करो। तो ये सारी जितनी भी रिस्पॉन्स को चेंज को रिस्पॉन्ड करना है बॉडी को, वो ये हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड करता है। अब फंक्शन हम इसको थोड़ा ब्रॉड रेंज में देखें, ये हमारे बेसिकली ब्रेन सिस्टम्स को रेडीनेस एक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बॉर्डर पे खड़े हुए सोल्जर के लिए, मैं बोलूंगी कि ये उस सोल्जर में डेफिनेटली बहुत ज्यादा पाया जाता होगा कि जब वो बॉर्डर पे होते हैं तो उनको एक्शन करनी है और रेडी रहना है किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये रेडीनेस, वेकफुलनेस की जगह हुआ है, अलर्टनेस, अलर्ट है कितना वो पर्सन, मेमोरी कितनी है उसकी, ये सब कुछ ये न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अलर्ट नहीं है पढ़ते टाइम, या फिर आपको नींद आ रही है बहुत ज्यादा, कोई काम कर रहे हैं, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है आपके अंदर, कमी है इसकी। तो मोर कॉमनली हम इसको फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, जो हम एड्रेनलिन ग्लैंड के ऊपर से एड्रेनलिन निकलता है, इसलिए ये दोनों काफी करस्पॉन्डेंस है, काफी सिमिलर है। बट क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि वो ब्रेन से रिलीज होता है, एंड दूसरा तो ये देख सकते हो बेस्ट एग्जांपल है। देखो एक रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई, जैसे सांप आया, ठीक है, तो किसी पर्सन ने वहीं से उठाकर लाठी उसको मारने लग गया, फाइट किया, कोई देखते ही उस सांप को भाग गया, कोई वहीं के वहीं जमा रह गया, मतलब कुछ उससे हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं, बस फ्रीज हो गया, और फोन वहीं से सांप के सामने हाथ जोड़ने लगा कि प्लीज प्लीज मेरे को कुछ मत करो, प्लीज 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 करके वहां से भाग गया। सिचुएशन एक ही है लेकिन रिस्पॉन्सेस चार चार है, कोई लड़ेगा, कोई भाग जाएगा, कोई जम जाएगा, कोई उस सिचुएशन को प्लीज करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे रिस्पॉन्स कहां से आते हैं, ये सारे रिस्पॉन्स हमारे आते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। ये न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड करता है कि हम किस तरह का रिस्पॉन्स करने वाले हैं, हम मारने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं, कि हम खड़े हो जाने वाले। सो देख लो आप कितना इंटरेस्टिंग है ये न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि पर्सन डरपोक है कि लड़ने वाला है, समझ रहे हैं। तो अब आता है हमारा क्या नेक्स्ट हार्मोन, आई नो सॉरी हार्मोन के मुंह से निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज सेरोटोनिन? सेरोटोनिन एक मोनामीन न्यूरोट्रांसमीटर है। मोनामीन का मतलब क्या होता है? एक अमीन ग्रुप, सिंगल अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो मोनामीन है। ये हमारी रैफी न्यूक्लियस में पाया जाता है, जहां हमारा बेस होता है ब्रेन का, वहां पर रैफी होती है एक पार्ट हमारे ब्रेन का, और वहां पर न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, कॉर्डल लाइनिंग में। इसकी जो सेल बॉडीज होते हैं उनके डिफरेंट पैटर्न होता है कनेक्टिविटी ऑफ ब्रेन में। जैसे आपने देखा होगा कि डोपामीन मैंने बताया था मेश बनाता है, मेश, एक से एक कनेक्ट, एक से एक कनेक्ट, एक से एक कनेक्ट, वैसे इसके दूसरे डिफरेंट पैटर्न होते हैं। अभी देखते हैं कैसे। So how dopamine, serotonin is synthesized. So serotonin synthesis is availability on its precursor. इसका भी डिपेंड करता है कि वो सिंथेसाइज होगा या नहीं, कि इसका प्रिकर्सर है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था कि ये भी एल डोपा से ही सिंथेसाइज होता है, उसी एंजाइम से सिंथेसाइज होता है जो कि डोपामिन को कर रही होती है, डिकार्बोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज बताया था। तो ये भी उसी एंजाइम से कन्वर्ट होता है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है? सेरोटोनिन कैन नॉट पास द ब्लड ब्रेन बैरियर।
आपको पता है कि हमारे ब्रेन में मोस्टली ब्लड नहीं पाया जाता है। ब्रेन के अंदर ब्रेन और ब्लड का एक बैरियर होता है कि ब्रेन में ब्लड नहीं जाना चाहिए वरना ब्लड क्लॉट हो जाता है, आपने सुना होगा। इस बैरियर को सेरोटोनिन पार नहीं कर सकता। इसका मतलब कि वो ब्रेन से ब्लड में नहीं आ सकता। ये एक मिनट, इसका मतलब कि ये जो ब्रेन है और ये जो ब्लड है वो क्रॉस करके यहां नहीं आ सकता, ना यहां से क्रॉस करके वहां जा सकता है। जो जहां है वो वहां है। ठीक है, सिंपल सा यही बात है। और इसीलिए वो डिपेंड करता है कि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिलेटिव अमीनो एसिड है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं उन पे ट्रांसपोर्ट के लिए यही डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफन, वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि प्रिकर्सर हमारा ब्रेन में बना और वो ब्लड में चला गया इधर, तो सेरोटोनिन यहां मिल जाएगा। लेकिन बना बनाया सेरोटोनिन, फाइनल सेरोटोनिन ब्लड में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल फैमिलीज होती है, जैसे ये इंक्लूड 5HT1A, 5HT17, ये टाइप्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस का हब मैंने बताया था, डोपामिन का एक हब ये है, एक हब ये है, एक हब ये है, एक हब ये है। वैसे ही इनकी भी एक फैमिली होती है, ग्रुप ऑफ फैमिली, जिसमें एक टाइप के पाए जाते हैं, एक टाइप के पाए जाते हैं, एक टाइप के पाए जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, बस बेसिकली, और कुछ नहीं। तो डिफरेंट फंक्शन के लिए ये लोग अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अब देखते हैं फंक्शन क्या है। लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन भी मॉड्यूलरी फंक्शन मैनी डिफरेंट ब्रेन रीजन में करता है, यानी वो एक स्पेशल रीजन में नहीं करता। अभी मैंने बताया कि ग्रुप है, बट इट इंस्टेड ट्विक्स योर ब्रेन, यानी छेड़ता है ब्रेन को वाइड स्पेक्ट्रम में। कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, इवन मेटाबॉलिकल भी है। मेटाबॉलिक भी आपकी कैसी होगी, इसीलिए जब आप देखते होगे आप डिप्रेशन में हो, आपका पेट खराब हो जाता है, आप स्ट्रेस्ड हो, आपके पेट पे इफेक्ट आता है, अगर मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं होती है तो उनको भी रेगुलेट करता है। और मूड को तो करता ही है, स्लीप को करता है, आप कितने अलर्ट हो, आपको भूख लग रही है, आई टोल्ड यू, लेवल ऑफ अग्रेशन, आप में अग्रेशन कितना है, कार्डियक रिदम, इवन आपकी हार्ट बीट। अब देखते हो जब पैनिक अटैक आता है एक पर्सन को तो हार्ट बीट कितनी तेज बढ़ जाती है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ठंडी होने लगती है जब आप डरते हैं तो। और न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन, ऑब्वियसली कि कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है, इसके रिलीज से फर्क पड़ता है। और इससे एक और बात बताऊं मैं आपको, ये सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में किस तरह से बनेगा, ये सब हमारे स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। यानी हमारे मूड स्विंग्स आते हैं, अगर हम ज्यादा अग्रेसिव हैं, ज्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, ज्यादा हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, या ज्यादा हमको गुस्सा आता है, ये सब हम हमारी जेनेटिक से लेके आ रहे हैं, यानी हमारे पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं। इसलिए फर्क पड़ता है कि अगर एक किसी के पेरेंट्स बहुत गुस्सेल हैं तो बच्चा गुस्सेल होगा। इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए और फिर उसको धीरे धीरे बच्चे को संभालना चाहिए, बिकॉज जेनेटिक्स से तो ये पक्का पक्का आता है, सिर्फ बाहर के चीजें फर्क नहीं पड़ती, आपके जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है, स्लीप में करता है, सेक्सुअल फंक्शन, अगर आप में सेरोटोनिन नहीं है तो सेक्सुअल प्लेजर नहीं आएगा, बोन हेल्थ, इवन ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है अगर वो सेरोटोनिन का लेवल खराब है, मूड रेगुलेशन, वो तो आपको बताएगा, नोजिया, जब आप कभी डिप्रेशन में हैं, आपको बुरा लग रहा है तो वो आपको फिर उल्टी करने का मन करता है यार, नोजिया फीलिंग आती, तो विच इज बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। इसका प्रिकर्सर याद रखना, इसके एंजाइम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड देन फिर बात करते हैं इन द ब्रेन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इन द गट कैसे काम करता है। तो ब्रेन में है तो मूड, फियर, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, मेंटल फोकस, लर्निंग एबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और फिर जब गट में है फूड क्रेविंग, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टालिसिस। तो अब तक मैंने जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाए हैं, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बन रहा है, कहाँ रिलीज हो रहा है और कहाँ पर पाया जा रहा है, इससे उसके फंक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक ब्रेन ब्लड बैरियर जो मैंने आपको बताया,
कि सेरोटोनिन खुद नहीं क्रॉस कर सकता, लेकिन उसका प्रिकर्सर क्रॉस कर सकता है। तो अगर हमें कभी गट में चाहिए तो यहाँ कौन पाया जाएगा, सेरोटोनिन की उसका प्रिकर्सर। पहले उसका प्रिकर्सर आएगा एंड देन सेरोटोनिन उसमें कन्वर्ट होगा उस एंजाइम की हेल्प से, जो कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नाउ वेरी वेरी क्यूट न्यूरोट्रांसमीटर आई वुड से, गाबा। गाबा कुछ नहीं, गाबा एक इनहिबिटरी है। अभी आपने देखा होगा कि सारे न्यूरोट्रांसमीटर आपसे कुछ ना कुछ करवा रहे थे, गाबा आपसे कुछ नहीं करवाएगा, बेसिकली इसीलिए पाया जाता है। सो गाबा इज अ रिलैक्सिंग हार्मोन, बहुत इजीली हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जैसे आप जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पे बैठते हैं, तो आपको आप आवाज सुनते हैं मेडिटेशन की तो बोलते हैं ना रिलैक्स, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, कोई एक्टिविटी मत करो, कुछ मत करो। एग्जैक्टली न्यूरोट्रांसमीटर जब ये गाबा रिलीज होता है ये यही करता है। तो गाबा दो फैमिलीज में पाया जाता है, गाबा ए एंड गाबा बी, and these receptors are not only found on the receiving cell but also on the sending cell, which mean GABA that when released into the synaptic cell not only regulate the onward signal in the receiving cell but also influences the operation within the sending cell itself. समझे? मतलब जिस सेल से मैंने आपको बताया था एक सेल होता है रिलीज करता है एक्शन पोटेंशियल, फिर ये सेल है इसके ऊपर रिसीवर है, इसको जाता है और ये एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन गाबा के केस में ऐसा नहीं है। गाबा के केस में क्या है कि ये जो सेल है जो रिलीज कर रहा है गाबा, दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहा है, दोनों के सेल पे वो रिसीवर्स लगे होते हैं। तो गाबा सिर्फ इससे एक्शन नहीं कराता बल्कि इससे भी करा देता है, समझे? तो मतलब भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों गाबा के इफेक्ट से अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए जो आपने नींद वाली टैबलेट्स देखी होंगी या फिर देखा होगा कि जो नींद की मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, वो इसी तरह जल्दी काम करते हैं, इसी तरह करते हैं। So GABA cells are also located throughout the brain and act in various ways, including blocking the entire signaling pathway. Example in sleep. तो अब आप सोचते होगे, आपने सोचा कभी जब आप सोते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता है, मतलब आप बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होते हो, आप बिल्कुल भी आपके हाथ चलते हैं ना पैर चलते, ऑब्वियसली आपके बाकी सारे ऑर्गन्स चल रहे होते हैं, सब काम हो रहा होता है, लेकिन आपके हाथ पैर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही होती, आप सो गए हो, तो आपको जब नींद में होते हो आपको पता ही नहीं होता आपके साथ क्या हो गया। तो ये किस लिए होता है? ये गाबा की वजह से होता है। जब एक इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी का ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, तो पर्सन को नहीं समझ में आ रहा होता है क्या होता है, ना उसकी बॉडी कुछ कर रही होती है, तो सिग्नलिंग पाथवे सारे रोक देता है ये गाबा। इसलिए आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। बाय फाइन ट्यूनिंग द न्यूरल फायरिंग रिस्पॉन्स, मेक श्योर कि सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आगे जाए, बाकी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये कुछ ना जाए। नॉइज फ्रॉम सराउंडिंग ब्रेन सेल भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए कई बार होता है कि जब आप नींद में होते हो आपको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, तो जो सराउंडिंग के आप समझ सकते हो आपका ब्रेन कितना स्मार्ट है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कितना स्मार्ट है। जो आप ये नॉइज ब्लॉकिंग क्वालिटी आप अपने हेडफोन्स में पाते हो आजकल, बोट के हो गए या किसी और के, वो सब आपका ब्रेन खुद करके दे रहा है। गाबा बाहर की आवाज ही रोक देता है कि आना ही नहीं, इसको सोने दो, इसको नींद आने दो। इसलिए कई लोग बहुत गहरी नींद में सोते हैं। अभी मैं बताऊंगी कुछ लोग वो होते हैं कि हल्की सी आवाज हुई और नींद से उठ गए, वो क्यों उठते हैं वो भी बताती हूँ। So, lateral inhibition is neural mechanism commonly found in your brain responses system. Sure, important information is highlighted to the brain. बस इतना ही कि highlighted important information हो और बाकी कुछ। ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, रिलैक्स करता है, ब्रेन के सेंसरी प्रोसेस को स्लो करता है, बस रिलैक्स कराता है कि आपकी बॉडी को जितने रिलैक्सेशन मिल सके उतना। ये उसका एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं द ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज है जो ये एंजाइम गाबा को बनाने में हेल्प करती है, एंड देन इसका मैकेनिज्म है। और आप देख सकते हैं कि गाबा यहाँ रिलीज हुआ एंड देन इधर रिसेप्टर पे कुछ नहीं चिपका, इन्होंने पूरे टारगेट को स्टॉप कर दिया, पैसेज को स्टॉप कर दिया, सिग्नलिंग स्टॉप कर दिया और इसलिए रिलैक्स हो रहा है। सिर्फ ध्यान कहाँ दिया? इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ये गाबा का फंक्शन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गाबा सिग्नलिंग इन द ब्रेन
reducing the unwanted excitability. अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये रोल ऑफ गामा है, एनिमल में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्लांट में क्या है, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. आपको ये पीडीएफ जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये मिल जाएगी, आप जिस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इफ यू वांट, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे. नाउ नेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लूटामेट. सो ग्लूटामेट, जैसा भी आपने गाबा के बारे में देखा कि गाबा एक रिलैक्सिंग है, उसके अपोजिट में ये न्यूरोट्रांसमीटर है एक्साइटेटरी एक्शन के लिए. समझ रहे हो, ये एक्टिवेशन करता है उस सेल का. जैसे वो स्लो करता था ये हाई करता है, वो रिलैक्स करता था ये एक्टिवेट करता है. लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन में तो टॉक्सिक होता है, इवन ब्रेन सेल्स की डेथ भी हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको रेस्ट ना मिले, आपने सुना होगा अगर कोई पर्सन सोए नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है. तो इसलिए इसका ओवर स्टिमुलेशन बहुत खतरनाक भी होता है, बट ऑब्वियसली ये एक्टिवेशन के लिए जरूरी है. ये इसकी साइकिल है, आप देख सकते हैं ये ग्लूटामेट, ये हमारा ग्लूटामेट रिलीज हुआ. अगर ये साइकिल बहुत एक्सेस में हुई जो ग्लूटामेट को बनाने के लिए यूज होती है तो अल्टीमेट रिजल्ट सेल डेथ भी हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जितने इंपॉर्टेंट है वो उतने ही कंट्रोल में रहे. अच्छा, इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसके दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स हैं, NMDA एंड AMPA, बस कुछ नहीं है, रिसेप्टर्स का नाम है, नथिंग एल्स. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. वैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, सोचा होगा कभी कि जब आपको नींद आती है और नींद से उठते हो, रात में मान लो आपने अच्छी नींद ले ली, सो के उठे तो आपको नींद आ रही होती है, सुबह भी थोड़ा आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली गाबा ने आपको बहुत रिलैक्स कर दिया है. लेकिन जब आप उठते हो तो उठने के वक्त आपका मन करता है कि आप कुछ लो तो थोड़ा फ्रेश फील करो, तो आप सबसे पहले नींद से उठ के क्या करते हो, आपको नींद आती है तो आप क्या करते हो, आप चाय पीते हो, आप कॉफी पीते हो और फिर आप फ्रेश फील करने लगते हो. कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आई मीन चाय और कॉफी में ऐसी क्या चीज हो रखी है जो आपको इतना एक्टिवेट फील करा देती है? हियर इज द आंसर एंड यू विल डेफिनेटली लव इट. आपने ये देखा है, ये देखो कैफीन. ग्लूटामेट बनाने की साइकिल में ये जो साइकिल है, जो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना रही है, प्रिकर्सर से लेकर भी पूरी साइकिल चल रही है ना, अल्टीमेट रिजल्ट हमको ग्लूटामेट मिल रहा है. ये जो साइकिल है ये कैफीन को इंक्लूड करती है. तो हमारे बॉडी में जब कैफीन जाता है, चाय कॉफी जाती है, तो वो ग्लूटामेट को स्टिमुलेट करते हैं, हेंस वी फील एक्टिवेटेड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इतना ही था एंड ट्रस्ट मी ये बहुत सफिशिएंट है. इस नोट्स में बहुत कुछ लिखा है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो. और एक और चीज जो मैं आपको बताने चाह रही थी, दैट इज मैंने प्रिकर्सर के बारे में बात करा आपसे, राइट? प्रिकर्सर. सो प्रिकर्सर का ऐसा है कि जो प्रिकर्सर है वो हमको मिलते कहाँ से? वो हमको मिलते हैं हमारे डाइट में से, ठीक है? तो जो डाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए आप देख रहे हो कि अगर आप क्या खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ आपने कैफीन लिया तो आपको ग्लूटामेट मिला. आपको अगर मैंने बताया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन नहीं रिलीज हुआ तो क्या होगा, आपको ये डिजीज हो जाएगी. वैसे ही बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ऐसा होता है. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डाइट से वो सारे सब्सटेंसेस लें जो प्रिकर्सर बने, क्योंकि अगर प्रिकर्सर नहीं बना तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा, और फिर अब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा तो आप जानते हैं फिर आगे कुछ नहीं होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी डाइट लें और अच्छी तरह से लाइफ जिए. That's all from my side. Thank you so much. Have a good day.